नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो का आप लोग को बहुत समय से इंतज़ार था और बनाने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है क्योंकि डेटा बहुत ही रॉ फॉर्म में मिलता है जो सरकारी वेबसाइटों पर होता है। कहीं पर भी सीधी सीधी जो है राज्यों की रैंकिंग नहीं दी होती है। अगर आपने कभी डेटा देखा हो इस तरह का पीडीएफ में, तो इसमें आज के इस वीडियो में हम लोग कृषि का जितना भी उत्पादन होता है, उसमें हॉर्टिकल्चर भी है, एग्रीकल्चर भी है, वो पूरा कवर करेंगे, इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आने वाले पीसीएस के एग्ज़ाम में, आरओ के एग्ज़ाम में या कोई भी अन्य आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो भविष्य में, फ़िलहाल 1 साल तक जो है ये डेटा वैलिड रहने वाला है क्योंकि ये अगले मई जून में ही अब अगर रिवाइज़ होगा तो होगा, क्योंकि ये मई और जून में जो है पब्लिश हुआ डेटा है और ये सभी डेटा जो है 24-25 के वित्तीय वर्ष का फाइनल डेटा है जो भारत सरकार की वेबसाइट के अनुसार है। और जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए 24-25 का जो थर्ड एडवांस एस्टीमेट जारी हुआ था और हॉर्टिकल्चर के लिए जो है सेकंड एडवांस एस्टीमेट जो 24-25 का जारी हुआ था, एक डेटा मई में जारी हुआ था, एक डेटा जून में जारी हुआ था, उसी पर पूरा बेस्ड है। एक्सेल फाइल से जो है इसको बहुत ही मेहनत से बनाया गया है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन है उसका डेटा जो है एफएओ की वेबसाइट से यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से ली गई है और जो 23-24 का डेटा है इससे लेटेस्ट डेटा कोई भी अवेलेबल नहीं है। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो 2022-23 का डेटा था, तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट है, यानी पिछला जो आपने पढ़ा है उसमें और इस डेटा में आपको 25% का जो है फ़र्क देखने को मिलेगा। कुछ मेजर चेंजेस भी हैं, बाकी लगभग वैसा ही है, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ते चलिएगा, पेन कॉपी हाथ में रखिएगा। पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, लेकिन जो चीज़ें आप अपने हाथ से इम्पॉर्टेंट वाली नोट कर लेंगे वो आपको जो है अच्छे से याद हो जाएंगी। तो बिल्कुल भी जो है जल्दबाजी नहीं करिएगा, इसको आराम से देखिए, पढ़िए और नोट करते हुए चलिए। और अगर और आसानी से आपको याद करना है तो कम से कम इस वीडियो को आपको 3 बार देख लेना है, आपको सारा डेटा जो है मैक्सिमम याद हो जाएगा जो आपके ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। डेटा तो बहुत सारा है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँगा कि किस तरह से आपको फ़िल्टर करना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो भविष्य में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यानी 23 के एग्ज़ाम के बाद, कुछ लोग ऐसे हैं आप में से जिन्होंने 2023 का एग्ज़ाम जो है नहीं भरा था, फॉर्म नहीं भरा था, किसी वजह से एलिजिबल नहीं थे या भर नहीं पाए थे, और ऐसे बहुत से लोगों की क्वेरी लगातार आ रही थी। 5 अगस्त से हमारा ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है, एडमिशन ओपन है, एडमिशन शुरू भी हो चुके हैं और ये जो है बैच है फुर्सत वाला। 1 साल में, 1.5 साल में आराम से हम आपको बिल्कुल ऐसा तैयार कर देंगे कि चाहे 26 में फॉर्म आए, चाहे 27 में फॉर्म आए, जब भी एग्ज़ाम हो 26-27 में, आपको जो है सिलेक्शन लेना ही लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर टाइम बाउंड वाला कोई प्रेशर नहीं है कि 6 महीने बाद एग्ज़ाम है, 8 महीने बाद एग्ज़ाम है, 8 घंटा पढ़ें, 10 घंटा पढ़ें और शॉर्टकट में पढ़ें, केवल इम्पॉर्टेंट पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हम आपको ABCD से Z तक पूरा पढ़ाएंगे, यानी कि फुर्सत में हफ्ते में आपको 2 से 3 वीडियो का लक्ष्य दिया जाएगा, उतना ही आपको तैयार करना है और उसके आधार पर टेस्ट शुरू हो जाएंगे, वो टेस्ट देते रहना है। और अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, हाउसवाइफ हैं, आप जो है पुरुष हैं, कार्यरत हैं कहीं पर, चाहे पुलिस की जॉब में हो, चाहे किसी जॉब में हो, घर की जिम्मेदारियों वाले हों, बिजनेस वाले हों, दुकान वाले हों, कुछ भी आप करते हो, लेकिन अगर आप केवल 5 घंटा निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए, तो ये मानिए कि आपको जो है हम समीक्षा अधिकारी बनाएंगे, आपका सपना हम पूरा करेंगे। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए और निरंतरता से 5 घंटा पढ़ने का एक जज्बा होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपके अंदर है तो बाकी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। आपका IQ कम है, ज़्यादा है, आपकी जो है रिसीविंग पावर कम है या ज़्यादा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम आपको इस तरह से बेसिक लेवल से शुरुआत करके पढ़ाने जा रहे हैं इस बैच में कि आपको जो है प्री और मेंस दोनों को लगातार पहले दिन से ही प्री और मेंस शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेंस का जो है अभी पता नहीं एग्ज़ाम का तो हम मेंस शुरू ही नहीं करेंगे। हमने जो कह दिया पहले दिन से ही प्री और मेंस दोनों हम
स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसलिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। जो लोग भी चाहें वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। समीक्षा अधिकारी अगर आपको 26-27 में निश्चित रूप से बनना है तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए ये 2 नंबर दिए हुए हैं, आप इस पर कोई भी बात पूछना चाहें वो जो है पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे, 5 अगस्त से ये बैच शुरू हो रहा है, थोड़ा बहुत लेट भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बिल्कुल टारगेट बेस्ड जो है शुरुआत से पढ़ाया जाएगा। और ये बिल्कुल नया कोर्स है, इसमें पुराने वीडियोस वाली कोई गुंजाइश नहीं है, सब कुछ आपको नया मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम इसमें सॉल्व कराएंगे वीडियो लेक्चर्स में, ये हमारा नया फीचर रहेगा। बाकी बाइलिंगुअल नोट्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी, टेलीग्राम ग्रुप डिस्कशन रहेगा, सब कुछ जो है इसमें आपको मिलेगा। किताबों की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम जो है जिस तरह से आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो है कृषि डेटा की बात कर लेते हैं कि इसका सोर्स क्या है और इसके मेजर हाइलाइट्स क्या हैं। तो 2024-25 का जो थर्ड एस्टीमेट है, सरकार जो है थर्ड एस्टीमेट, 4 एस्टीमेट, ये सभी जो है 6-6 महीने के 1 साल पे जारी करती रहती है। जितना ज़्यादा डेटा वो पक्का होता जा रहा है। और ये जारी हुआ था 28 मई 2025 को, PIB पर जो है आप इसकी न्यूज़ पूरी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ जो है कि देश में कुल कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन किया है, ये एक प्रश्न हो सकता है। तो ये आपको बताना है 3,539.5 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है। मतलब ये अब तक जो है देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ रिकॉर्ड है। पिछले वर्ष से अगर तुलना करेंगे हम तो 6.5% के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। बस बाकी डेटा नहीं याद रखना, जितना मैं बताता जा रहा हूँ उतना आप समझते जाइए, उतना आप अगर नोट कर लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा शॉर्ट नोट्स के लिए, ठीक है। चावल उत्पादन भी रिकॉर्ड हुआ है, ज़रूरी नहीं कि आप इसका डेटा रटिए, ठीक है। गेहूं उत्पादन भी रिकॉर्ड हुआ है, मक्का का उत्पादन पहली बार इतना हुआ है। उसके अलावा श्री अन्न, तूर, ये सभी जो है डेटा दिया है, लेकिन इसमें जो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जो रिकॉर्ड वाला है, जैसे मूंगफली में पहली बार जो है 118.96 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, ठीक है। इसी तरह से सोयाबीन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। खैर ये सब डेटा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मेन आपसे जो है अपेक्षित होता है कि रैंकिंग्स आप बता पाएँ। अब जो है जो एक बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है जो आपसे पूछ लिया जाता है कि भारतीय कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, जीवीए के टर्म्स में क्या योगदान है। तो भारतीय कृषि और संबद्ध क्षेत्र, मतलब जिसको हम जो है प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं अर्थव्यवस्था का, तो प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है 17.9% है। अगर आप इसको 18% लगभग करके लिख देंगे तब भी गलत नहीं है, ठीक है। और बाकी सब जो है 82.1% में आता है, यानी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर जो है अर्थव्यवस्था के हैं, ठीक है। और ये जो है 24-25 का जो वित्तीय वर्ष है उसका जो है ये डेटा है, ठीक है। 25-26 तो चल ही रहा है तो उसका डेटा जो है आपको मिल ही नहीं सकता है। अब हम शुरुआत करते हैं सीधे बिना कोई भूमिका बनाए, फसलों पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राइस की, जिसको हम लोग जो है रॉ फॉर्म में धान कहते हैं, और जो है जब धान से जो है निकाल लिया जाता है तो उसको हम चावल कहते हैं। सबसे ऊपर है आपका प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश को याद कर लीजिए। नंबर 2 पर है तेलंगाना, ठीक है। नंबर 3 पे है वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसको इधर देख लीजिए, जो ज़रूरी है यहाँ पर ये जो डेटा लिखा है कि कितना उत्पादन है, इसकी आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। ऑल इंडिया में कितना उत्पादन हुआ लिखा ज़रूर है, लेकिन ये डेटा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, टॉप 3 याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। और ये क्या है, प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन जो हुआ है, और उसके बाद उत्पादन कितना हुआ है उससे मतलब नहीं है। क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा किसने बोया था, ठीक है। कभी कभी रेयरली इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि क्षेत्रफल के अनुसार भी आपसे जो है पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा जो है किस राज्य में बोया गया है, ठीक है। तो संयोग से वो भी उत्तर प्रदेश ही है। और इसमें बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, अगर पहला याद रख सकें तो रखिए, नहीं ये भी आप जो है छोड़ सकते हैं। मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है। उत्पादकता बहुत ही रेयर में कभी पूछ ली जाएगी। उत्पादकता यानी यील्ड का मतलब क्या होता है,
प्रति हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा किलो कौन सा राज्य उगाता है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन किया वो तो अलग बात है कि वो टोटल कितना उत्पादन हुआ हुआ, लेकिन वहाँ की जो है उर्वरा शक्ति, वहाँ की उत्पादकता जो ईल्ड कहते हैं, वो जो है कितनी है, वो किलोग्राम पर हेक्टेयर में नापी जाती है कि 1 हेक्टेयर में वहाँ पर कितना उत्पादन हो रहा है। लेकिन टोटल उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली फसल हम लेते हैं गेहूँ। ठीक है, पहले ये जो है मेजर जो क्रॉप्स हैं, गेहूँ में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है, पंजाब तीसरे नंबर पे है। ठीक है, इधर जो है आप मैप में देख सकते हैं सेम चीज़ लिखी, यहाँ पर 5 तक की रैंक लिखी हुई है, वैल्यूज़ भी लिखा हुआ है लाख टन में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। ठीक है, हरियाणा राजस्थान उसके नीचे आता है। तो टॉप 3 हो गए। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल बोया कहाँ गया था? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा उत्पादकता किस राज्य की है? वो है पंजाब की है। इसके बाद मक्का की बारी आती है, मेज़। ठीक है, मेज़ या मक्का सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में उगाया गया है। उसके बाद कर्नाटक और उसके बाद बिहार का नंबर आता है। ठीक है, अब इसमें जो है क्षेत्रफल शायद ही पूछा जाए कभी, क्योंकि इतनी बड़ी फसल ये नहीं मानी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में ये बोया गया। और वेस्ट बंगाल की जो है ईल्ड या उत्पादकता सर्वोच्च है, सबसे ज़्यादा है। बारले या जौ की हम बात कर लें, ठीक है, ये जो है सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में। इस तरह की जो फसलें हैं उसमें आप पहला भी याद रख सकते हैं, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश इसमें आ गया है तो उत्तर प्रदेश को भी याद रखिएगा, राज्य विशेष के हिसाब से जो है महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है और सर्वाधिक उत्पादकता हरियाणा की है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे पंजाब और हरियाणा में उत्पादकता बहुत ज़्यादा है। ये जो है जो वहाँ पर हरित क्रांति हुई थी, हरित क्रांति की वजह से पंजाब, हरियाणा और जो है वेस्टर्न यूपी के इलाकों में उत्पादकता जो है उस समय बहुत बढ़ गई थी, लेकिन उसका बैड इफेक्ट आज देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर ज़मीनें उधर की ऊसर बंजर हो रही, क्योंकि फर्टिलाइजर्स का अंधाधुंध उसमें इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ज्वार। ज्वार में जो है महाराष्ट्र टॉप पे है, वैसे सेकंड थर्ड की भी ज़रूरत नहीं याद करने की। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप जो है चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश को यहाँ पर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हो गया। महाराष्ट्र याद रखेंगे, इतना पर्याप्त है। महाराष्ट्र ही क्षेत्रफल में सर्वाधिक है और आंध्र प्रदेश में इसकी सर्वोच्च उत्पादकता है। अगला हमारा है बाजरा। बाजरा राजस्थान जो है टॉप पर है, उत्तर प्रदेश इसमें सेकंड नंबर पे है और राजस्थान में ही सर्वाधिक इसको उगाया जाता है, मतलब बोया जाता है क्षेत्रफल पे, और मध्य प्रदेश में इसकी उत्पादकता सर्वाधिक है। इसके बाद रागी जो मोटे अनाजों में आती है, ठीक है, तो इसको श्री अन्न के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। कर्नाटक जो है इसमें टॉप पर है और तमिलनाडु में इसकी सर्वोच्च उत्पादकता है। कर्नाटक में ही इसकी जो है क्या है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में इसको बोया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मॉल मिलेट्स, ठीक है, जो छोटे मिलेट्स होते हैं जिनको छोटे बाजरा कहा जाता है, तो ये कई का ग्रुप होता है, केवल एक अन्न नहीं है। तो इसमें जो है मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड, ये 3 है, लेकिन इसमें कुछ नहीं, केवल आपको मध्य प्रदेश ध्यान रखना है। और ये जो है गुजरात उत्पादकता में है, ये भी पूछे जाने की न्यूनतम संभावनाएं हैं। श्री अन्न जो है आजकल ट्रेंड में है, पूछा भी जाता है, क्योंकि जो है मोटे अनाजों की कृषि को प्रमोट किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष भी मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और भारत में खासकर जो है मोटे अनाजों को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। तो इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न हो सकता है, आपसे पूछ लिया जाए। तो सबसे टॉप पर इसमें कौन सा है मोटे अनाजों को उगाने में? राजस्थान है। राजस्थान एरिया वाइज भी सर्वाधिक है और आंध्र प्रदेश में सर्वोच्च उत्पादकता है। उत्तर प्रदेश को जरूर याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश इसमें चौथे नंबर पे है। ठीक है, तो राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, चाहे तो जो है ये चारों तक का क्रम आप ये रख सकते हैं। पांचवा भी अगर आपको खटक रहा हो तो वो है गुजरात। अगला है न्यूट्रीकोर्स सीरियल्स, जिसमें मोटे अनाज आ जाते हैं। श्री अन्न में जो है 7-8 तरह के अनाज हैं, लेकिन जो है जो मोटे अनाज हैं वो भी उसमें राजस्थान टॉप पर है। कोर्स सीरियल जिसको कहते हैं हम, राजस्थान। अब इसमें जो है बहुत लंबी चौड़ी आपको लिस्ट नहीं याद रखनी है,
राजस्थान ही क्षेत्रफल के मामले में, वेस्ट बंगाल की उत्पादकता सबसे अधिक है। उत्पादकता बहुत ही रेयर पूछी गई है, कभी गेहूं चावल में पूछी गई है, ठीक है, इसलिए उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मोटे अनाज जो है, जो न्यूट्री या जो है पोषक जो है होते हैं, वो उसमें उत्तर प्रदेश जो है 6ठे नंबर पे है। ये एग्जैक्टली जो नाम है इसको ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो अनुवाद है ये हम लोगों के द्वारा किया गया है, सरकारी जो है तौर पे इसको लिखा गया है न्यूट्रीकोर्स सीरियल, ठीक है। फिर अनाजों की बात कर लेते हैं, ठीक है, जितने भी अनाज हैं उनका टोटल का जो है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश टॉप पर है, मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे है, पंजाब तीसरे नंबर पे है। ये कुल अनाजों की बात हो रही, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुल अनाज हैं, सीरियल्स यहाँ पर लिखा हुआ है इसीलिए, ठीक है, कुल अनाज हैं ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, ये क्रम हो गया। यही आप देखिएंगे उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उगाया जाता है, पंजाब की उत्पादकता इसमें सर्वाधिक है। इसके बाद जो है राजस्थान और बिहार भी आ जाता है, उसको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। तूर दाल की बात कर लें, जो अरहर की मोस्ट कॉमन दाल होती है, महाराष्ट्र सबसे बड़ा उसका उत्पादक है, कर्नाटक और झारखंड, ठीक है। इसके बाद गुजरात और तेलंगाना भी आता है, उसको ज़रूरत नहीं है आपको। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड इसके लिए पर्याप्त है आपका जो है चना या ग्राम, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, ये 3 पर्याप्त है। वैसे महाराष्ट्र ही आप याद रखिए, उतना भी बहुत है। उत्तर प्रदेश इसमें 5वें नंबर पे आता है। तो कभी अगर केवल स्पेशली उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कोई प्रश्न आ जाता है तो आपको इसमें याद रखना होगा कि 5वें नंबर पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। अगला जो है हमारा है उड़द की दाल जो होती है, तो आंध्र प्रदेश इसमें टॉप पर है। बाकी नीचे आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। 4थे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, कहीं छोटा सा मेंशन कर लीजिएगा अगर लिखना हो। और यहाँ पे तेलंगाना की उत्पादकता सर्वाधिक है, लेकिन उसकी भी कोई आवश्यकता आपको पढ़ने वाली नहीं है। आप केवल ये याद रखिए कि उर्द के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पर है, 4थे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है मूंग दाल, ठीक है, मूंग में मध्य प्रदेश सर्वाधिक सबसे ऊपर है, 5वें नंबर पे उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। बस इतना ही याद रखिए मूंग दाल में, और बाकी डेटा की ज़रूरत आपको पढ़नी ही नहीं है। फिर लेंटिल या मसूर की दाल जिसे हम कहते हैं, इसमें मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है इसका, और यही आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो है इतना इम्पॉर्टेंट जो है खाद्यान्न नहीं है कि उसके लिए आपको पूरा क्रम याद रखना हो। बाकी जितनी भी दालें हमने अभी शो की, उसके अलावा जो बची दालें होती हैं छोटी मोटी, उन सब में राजस्थान टॉप पर है। बस इतना सा याद रखिए, और कोई ज़रूरत जो है नहीं है। कुल दालों की अब यहाँ पर बात आ जाती है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्ज़ाम। जितने भी कुल वाले हैं, चाहे कुल खाद्यान्न हो, कुल अनाज हो, कुल दालें हो, कुल सब्जियाँ हो, वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण होते हैं। तो कुल दालों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर उत्तर प्रदेश 4थे नंबर पे है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है। तो ये जो है आप चाहें तो 3-4 तक पूरा क्रम आप लिख लीजिए, इसको ध्यान कर लीजिए। बाकी उत्पादकता तो हिमाचल प्रदेश की सर्वाधिक है अगर जो है टोटल दाल की बात करेंगे। अब सब ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टोटल फूड ग्रेन। अब इसमें दालें भी आ जाएंगी, इसमें अन्न भी आ जाएंगे, इसमें मोटे अनाज भी आ जाएंगे, सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो टोटल फूड ग्रेन में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश और पंजाब, पूरा ही क्रम इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद राजस्थान और बिहार का भी नंबर आता है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। मूंगफली में आ जाइए, अब जो है तिलहन फसलें शुरू हो गई। मूंगफली, गुजरात याद रख लीजिए, पर्याप्त है। उत्तर प्रदेश के चक्कर में 6ठा भी हमने लिख दिया है, तो उत्तर प्रदेश को अलग से मेंशन कर लीजिए, इतना पर्याप्त है। नहीं तो मूंगफली उत्पादन में गुजरात टॉप पर है, ये फैक्ट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पर्याप्त है। कैस्टर सीड या अरंडी का बीज जो होता है जिससे तेल निकाला जाता है, गुजरात इसमें टॉप पर है, ठीक है। बस इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। सीजमम या तिल, ठीक है, तिल में वेस्ट बंगाल टॉप पर है। पूरी क्रम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना डेप्थ में क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है। 4थे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, कहीं पर अलग से इसको मेंशन कर लेंगे, कभी किसी डेटा में याद आ जाएगा, कभी मेंस के आंसर राइटिंग में भी इस तरह की जो है रैंकिंग अगर उत्तर प्रदेश की याद रहती तो अच्छा रहता है। नाइगर सीड या इसको राम तिल या काला तिल कहते हैं,
हालांकि ये पूछे जाने की कोई संभावना 1% भी नहीं दिखाई देती है, फिर भी चूँकि है तो जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ इसका जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। बस इससे ज़्यादा आपको जो है, क्योंकि इसका उत्पादन भी बहुत कम होता है। आप देख लीजिए जो है सबसे ज़्यादा जो उगा रहा है वो 0.05 लाख टन है, यानी बहुत कम वैल्यू है इसकी। सोयाबीन, ये जो है एक प्रमुख फसल मानी जाती है सोयाबीन। तो सोयाबीन में महाराष्ट्र टॉप पर है, इसको याद रखिएगा। इसमें चाहे तो आप 3 क्रम तक जा सकते हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान को भी याद रखिए। तेलंगाना में इसकी उत्पादकता सर्वोच्च है। आगे बढ़ेंगे, सनफ्लावर या सूरजमुखी तेल के काम में आता है। कर्नाटक इसमें टॉप पर है, ठीक है। कर्नाटक को ही याद रख लीजिए, सूरजमुखी कर्नाटक से जोड़ के लिख लीजिए, इतना आपके लिए पर्याप्त है। इसके बाद जो है रेपसीड और सरसों जो है, तो इसको रेपसीड मस्टर्ड कहते हैं। ये इसमें जो है राजस्थान टॉप पर है, और वैसे तो 3 की ज़रूरत नहीं है इसमें याद रखने की, लेकिन चूँकि उत्तर प्रदेश सेकंड पे है इसलिए जो है इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, बहुत सारी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, लेकिन उसकी ज़रूरत आपको नहीं है। तो डेटा उतना ही पढ़िए, उतना ही लिखिए जितना हजम हो सके, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा याद होता नहीं है, इसलिए बहुत ही चुनिंदा जो है सेलेक्टेड डेटा ही लिखना चाहिए। अलसी, जिससे तेल निकाला जाता है, इसको लिंसीड कहते हैं इंग्लिश में। मध्य प्रदेश टॉप पर है, यूपी सेकंड नंबर पे है। तो यूपी की पोजीशन भी नोट कर लीजिए, वैसे मध्य प्रदेश ही तक ही पूछा जा सकेगा। सैफफ्लावर, जिसको कुसुम या कुसुम्ब कहते हैं, फूल, इसका भी तेल ही निकाला जाता है। महाराष्ट्र इसमें टॉप पर है, ठीक है। सैफफ्लावर और सनफ्लावर में लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको बिल्कुल कन्फ्यूजन के दूर कर लीजिए। सनफ्लावर अलग है, सैफफ्लावर अलग है। सनफ्लावर को सूरजमुखी कहते हैं, सैफफ्लावर को कुसुम या कुसुम्ब कहते हैं। टोटल ऑयल सीड, अब यहाँ पर सारे जो है ऑयल सीड पूरे हो गए। अब कुल तिलहन की बात कर लेते हैं। इसमें आप जो है पूरा 5 तक क्रम अगर याद रख सकें बढ़िया है, नहीं तो 3 तक भी काम चल जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। एक बार फिर से रिपीट करिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। आपका उत्तर प्रदेश इसमें 5वें नंबर पर है, ठीक है। और सर्वोच्च उत्पादकता कहाँ पर है तेलों की, कुल तिलहन फसलों की, गुजरात में। आगे आते हैं गन्ना, कॉमर्शियल क्रॉप है और उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पे है। और उत्पादन में आप देखिएगा कि जो मात्रा है ये दुगुनी लगभग उत्तर प्रदेश की है महाराष्ट्र से। पहले ये अंतर बहुत कम था, कभी महाराष्ट्र फर्स्ट पे आ जाता था, कभी उत्तर प्रदेश नीचे आ जाता था सेकंड पे, लेकिन पिछले 3-4 सालों से जब से उत्तर प्रदेश जो है टॉप पे आया है, तब से महाराष्ट्र कभी ऊपर आ ही नहीं पाया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दुगुने का अंतर लगभग हो गया है, ठीक है। तीसरे नंबर पर कर्नाटक है, लेकिन इसमें उत्पादकता जो है सबसे ज़्यादा जो है गन्ने की जो ईल्ड है वो तमिलनाडु की है, ठीक है। और 5 तक अगर आपको याद रखना है तो कर्नाटक के बाद गुजरात है, फिर तमिलनाडु है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं समझ में आती है। कपास की बात करें, कपास का सर्वोच्च उत्पादन जो है महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद गुजरात, उसके बाद तेलंगाना। इसमें तीनों याद रखिएगा। महाराष्ट्र वैसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है, अगर आप बाकी का क्रम नहीं याद रख सकते हैं तो टॉप वाला क्रम आपको याद रखना है। अब जूट की बात करते हैं। जूट और मेस्ता 2 चीज़ें होती हैं, एक को सनहेम कहते हैं, तो वो भी आएगा भी। जूट में वेस्ट बंगाल सबसे ऊपर है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल में ही सर्वाधिक ये बोया जाता है, वेस्ट बंगाल की ही उत्पादकता भी सर्वाधिक है। तो इस तरह से ये याद रखना भी आसान हो गया। इसके बाद उसी से मिलती जुलती फसल है मेस्टा, ये भी वेस्ट बंगाल ही है, ठीक है, कोई इसका जोड़ तोड़ नहीं है, कोई इसका कंपटीशन नहीं है। और जूट और मेस्टा दोनों को कंबाइंड मिला दिया जाए, क्योंकि कंबाइंड में भी इसकी गणना होती है, तो इसमें भी जो है वेस्ट बंगाल ही आएगा निश्चित रूप से टॉप पर, ठीक है। तो ये आपको तो ऐसे याद हो गया होगा, इसको चाहे लिखें चाहे ना लिखें, ठीक है। चलिए 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। PCS 2026-27 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने जो है आरोही की तरह PCS 2026-27 के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है, एडमिशन प्रारंभ है। और यकीन मानिए ये जो PCS का बैच है ये जो है
आपको कोई कापी किताबों की तो ज़रूरत इसमें पड़नी ही नहीं है। इसमें हम सब कुछ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। प्री मेंस के वीडियो लेक्चर, प्री मेन के सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्व, ठीक है। आंसर राइटिंग के लिए अलग से ग्रुप है, ग्रुप डिस्कशन जो क्वेश्चंस का है उसके लिए ग्रुप है। जो जो टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे उनका तुरंत जो है टेस्ट चालू हो जाता है हमारे उसमें जो है ग्रुप डिस्कशन में। टीचर से आप पर्सनल जो है बात कर सकते हैं, जो भी आपकी समस्याएं हो, यानी आपके डाउट सेशंस हैं। उसके अलावा आंसर राइटिंग का ग्रुप चलता है। सीसैट का पूरा कंटेंट हम देते हैं, सीसैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कराते हैं। और उसके अलावा जो लोग हमारे यहाँ से मेंस क्लियर करते हैं, इंटरव्यू तक जाते हैं, उनकी पूरी फीस भी हम वापस कर देते हैं, ठीक है। वो उनके लिए जो है हमारी तरफ से एक पुरस्कार भी है ये जो है। और बाइलिंगुअल नोट्स आपको मिलेंगे। और कोर्स भले ही हिंदी मीडियम में है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझने में कोई बहुत दिक्कत आने वाली नहीं है। और जैसे साइंस वगैरह है वो सब टफ सब्जेक्ट्स हैं, तो जो भी टीचर्स हैं वो सभी जो है उनको लगभग इस चीज़ को ध्यान रख के पढ़ा रहे हैं कि जो है इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी इसको कोई देख सकता है। तो अगर आप जो है इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में अगर आपको ऑल इन वन टाइप का कोर्स एक साथ एक ही जगह मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आपको जो है आंसर राइटिंग के लिए अलग, प्री के लिए अलग, मेंस के लिए अलग, और उसके अलावा टेस्ट सीरीज के लिए अलग, आंसर, ये सब अलग अलग कुछ नहीं करना है। प्रीवियस ईयर के लिए अलग से घटना चक्र लेनी है, ये सब कुछ नहीं करना है। आपको इसी में जो है सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो आपके सामने ये नंबर है, इसमें आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और एडमिशन्स प्रारंभ हो चुके हैं और बिल्कुल बेसिक से तैयारी, एनसीईआरटी बेस्ड पूरा कोर्स है, इसलिए बेसिक से जो है हाईएस्ट लेवल तक जो है पूरी तैयारी इसमें कराई जा रही है। आप जल्दी से जल्दी जुड़ के जो है शुरुआत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम लोगों ने जो है एग्रीकल्चर वाला जो है मेन खाद्यान्न वाली चीज़ें जो है ख़त्म कर ली हैं। अब आते हैं हम बागवानी में। बागवानी में बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसलिए इसमें टॉप 3 तो हम बताएंगे, लेकिन टॉप 3 की इसमें ज़रूरत पड़ती नहीं है और इसमें सीधे सीधे उत्पाद। तो पहले जो है जो ये बागवानी का डेटा है ये कहाँ से आया है ये आपको जानना चाहिए। तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया सेकेंड एडवांस एस्टीमेट, ये 2024-25 वित्तीय वर्ष का है। 25 जून 2025 को ये पीआईबी पर जारी हुआ था, लेकिन डेटा वहाँ जारी नहीं हुआ था। डेटा जो है अलग से जो है निकालना पड़ता है वेबसाइट के अंदर से। तो बागवानी फसलों का क्षेत्रफल गत वर्ष से बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 1.181 लाख हेक्टेयर बढ़कर जो है 292.67 लाख हेक्टेयर हो गया है, ठीक है। केवल समझने की बात है, बढ़ गया है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है आना। उत्पादन की बात जरूर आ सकती है कि बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ गया है। कितना? 3.66% बढ़ गया है। और इस बार रिकॉर्ड बागवानी का उत्पादन हुआ है। कितना? 3677.24 लाख टन बागवानी फसलों का उत्पादन भारत में हुआ है, जितना अभी तक कभी नहीं हुआ था। कब की बात हो रही है? वित्तीय वर्ष 2024-25 की, ठीक है। इसके बाद जो है 23-24 की तुलना में बागवानी फसलों का उत्पादन, अब वो तो जितना 3.66% की वृद्धि है उसके अनुसार 129.80 लाख टन बढ़ गया। ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। मेन आपका ये पॉइंट है जो आपसे पूछा जा सकता है, और ये फैक्ट जो है कभी पूछा जा सकता है, उसे पूछने जाने की संभावना कम है। चलिए अब शुरुआत करते हैं बागवानी फसलों की। तो सबसे पहले ये वही चीज़ है जो पीछे हमने पढ़ी कि 23-24 का अंतिम अनुमान आया, तो उसमें क्षेत्रफल इतना बताया गया, उत्पादन इतना बताया गया। 24-25 का प्रथम अनुमान में ये बताया गया, और 24-25 का जो द्वितीय अनुमान जो रिपोर्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके बेस पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें देख लीजिए ये क्षेत्रफल है और ये उत्पादन है, जिसका हमने पीछे बात की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब रैंकिंग्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले टोटल हॉर्टिकल्चर, यानी जितना भी बागवानी उत्पादन होता है उसमें सब कुछ जो आ जाता है वो उसका जो है कौन सी रैंकिंग है। तो इसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है एरिया वाइज, लेकिन आपको एरिया वाइज पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर टोटल वाली बात आ रही है। तो एरिया वाइज आप याद कर लीजिए कि मध्य प्रदेश है, लेकिन आपका फोकस है उत्पादन, ठीक है, जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है कुल बागवानी फसलों में, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। तो ये इतना आप नोट कर लीजिए।
इसके बाद कुल फल उत्पादन, टोटल फ्रूट, ठीक है, टोटल फ्रूट उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की स्थिति भी विशेष रूप से जो है आपको याद रखनी है, उत्पादन पे ही आपको फोकस करना है। और कुल फल का जो क्षेत्रफल है, सर्वाधिक जगह पे जो कुल फल उगाया गया वो महाराष्ट्र टॉप पे है। तो अगर सिंगल आप याद रखना चाहते हैं तो महाराष्ट्र को याद रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। इसी तरह से कुल वेजिटेबल्स या कुल सब्जियों की बात कर लें, इसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, पश्चिम बंगाल को पछाड़ते हुए। नंबर 2 पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की जो है बहुत क्लोज फाइट चलती है सब्जियों के मामले में, हालांकि 2 साल से जो है उत्तर प्रदेश लगातार टॉप पे ही बना हुआ है, ठीक है। और सर्वाधिक जो है जो वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं वो पश्चिम बंगाल में क्षेत्र के हिसाब से। टोटल प्लांटेशन क्रॉप जैसे कोको है, ठीक है, कोकोनट है, तो ये सब प्लांटेशन क्रॉप्स कहलाती हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो है कर्नाटक पहले नंबर पे है। इसमें पूरा 3 क्रम नहीं पूछा जाएगा कभी भी, कर्नाटक पहले नंबर पे है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी कर्नाटक पहले नंबर पे है। इनको हम रोपड़ फसलें कहते हैं, हिंदी में जिसको इंटरेस्ट हो, प्लांटेशन क्रॉप्स को हम लोग रोपड़ फसलें कहते हैं, ठीक है। अब टोटल एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट, सुगंधित और औषधीय गुण वाले पौधे, ठीक है, इसमें सारी औषधीय गुण वाले पौधे आ जाते हैं। मुलैठी है, अश्वगंधा है, बहुत सारे हैं, अभी हम आगे इनको देखेंगे, ठीक है। तो इनमें जो है राजस्थान टॉप पर है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। वैसे पहली रैंकिंग पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, और टोटल एरिया में भी जो है राजस्थान पहले नंबर पे है, और बोए गए क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश भी जो है दूसरे नंबर पे, हालांकि बहुत ही न्यूनतम रेयरेस्ट चांस है कि ये पूछा जाए आपसे। अब फ्लावर्स की बात कर लेते हैं। फ्लावर्स 2 तरह के होते हैं, एक लूज फ्लावर होता है, एक कट फ्लावर होता है। लूज फ्लावर किनको कहते हैं, जिनमें हमको स्टेम नहीं रखनी होती, हम स्टेम के जो है काट देते हैं, या वो ऐसे जैसे आपने गेंदा है तो आप गेंदा को जो है ऊपर से ही प्लग करते हैं ना, स्टेम उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है, कहीं हम उसको पैक करके रैप करके देना तो है नहीं गुलाब की तरह जो है, ठीक है। तो जो लूज फ्लावर होते हैं उसमें उसकी डंठल या स्टेम को जो है रिमूव कर दिया जाता है, उनको हम लूज फ्लावर्स कहते हैं। और उसमें तमिलनाडु पहले नंबर पे है। उसके बाद जो है कट फ्लावर्स, जिसमें हमको स्टेम की ज़रूरत होती है, जैसे ग्लैडियोलस है, ठीक है, जिनका हम बुके में यूज़ करते हैं। उसी तरह से जो है गुलाब का फूल है। तो इस तरह के जो फूल होते हैं खासकर जो है ये सजावटी कार्यों में यूज़ होते हैं। इसमें जो है पश्चिम बंगाल ऊपर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपसे लूज फ्लावर और कट फ्लावर ये अलग अलग नहीं पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा, आपसे दोनों का योग पूछेगा कि कुल फूल उत्पादन में सबसे टॉप पर कौन है, तो वो है तमिलनाडु, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ एरिया की कोई बात नहीं है। इसी तरह से कुल मसालों की बात कर लेते हैं। टोटल स्पाइसेस जो होते हैं, अभी हम लोग एक एक स्पाइस देखेंगे भी। तो कुल मसाले में मध्य प्रदेश टॉप पर है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे नंबर पे गुजरात है, ठीक है। क्षेत्रफल के मामले में देखेंगे तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मसालों का क्षेत्रफल है, सबसे ज़्यादा मसाले सबसे ज़्यादा एरिया में वहाँ पर उगाए जाते हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो हमारा अभ्युदय बैच है, जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी, उसके बारे में बस एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि इसमें जो पहले 500 विद्यार्थी हैं, ठीक है, लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं। और जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं 26-27 के लिए अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके पास समय कम है, लॉन्ग टर्म कोर्स चाहते हैं और ऐसा कोर्स चाहते हैं जो उनको धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली पढ़ाए, एकदम से जो है बहुत ज़्यादा बोझिल ना उनको होना पड़े, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो पहले 500 छात्र एडमिशन लेंगे उनको जो है कुछ विशेष के साथ प्रवेश दिया जा रहा है। और इसलिए जो है आप ये जो नंबर पीछे दिए हैं, इन तीनों नंबरों में से किसी पर भी बात कर सकते हैं। अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है कि आपके पास कुछ दुविधाएं हैं तैयारी को लेके, आप योग्यता के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ भी आपके मन में है परीक्षा को लेके, तो आप स्पेशली इस नंबर पे बात करिएगा, ये हृदय सर उठाएंगे आपके।
और ये हमारे देखिए जो 45 प्लस सिलेक्शन अभी तक हमारे संस्थान से आर में हो चुके हुए हैं। और इसमें 2023 का बैच तो अभी जो है शामिल ही नहीं है। 2023 में जो हमारा टारगेट है 50 प्लस सिलेक्शन का। तो इस तरह से हम 100 प्लस सिलेक्शन ले जाएंगे 26-27 के एग्ज़ाम के पहले। तो आप जो है भारत के जो है सबसे बड़े ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जो कि आर के लिए डेडिकेटेड है, अगर आप उसके साथ जुड़कर आगे की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल बेस से तैयारी करना चाहते हैं, जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, तो आपको देर करने की ज़रूरत नहीं है। बैच 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं फलों से। अब हम राज्य पे आते हैं, एक एक जो है फल को अलग अलग। तो इसमें देखिए हमने 2-3 लिख रखा है और वो हमारी मजबूरी है कि हमको रैंक तो दिखानी ही दिखानी है ना, क्योंकि डेटा का कैसा भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन आपको चिंता ये नहीं करनी है, आपको पहला वाला ज़रूर याद रखना है बस। दूसरे तीसरे की आप फिक्र छोड़ दीजिए। कहीं उत्तर प्रदेश उसमें शामिल है तो थोड़ा सा उत्तर प्रदेश पे रहम करके जो है उत्तर प्रदेश को जो है अलग से नोट कर लीजिएगा। कभी कभी यूपी स्पेशल में उसके लिए अलग से सवाल आ सकता है। बादाम की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक होता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर हिमाचल टहलने आप जाते हैं तो वहाँ पर देखिए वो लोग बेचते रहते हैं कितना जो है बोरों में भरकर। आंवला, इसमें आंवला और गूसबेरी दोनों शामिल हैं। मध्य प्रदेश टॉप पर है, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे है, तमिलनाडु थर्ड नंबर पे है। ठीक है, सेब में जम्मू कश्मीर की कोई सानी नहीं है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड। 3 ही राज्य हैं जहाँ पर जो है मुख्य रूप से सेब होता है। आगे केला की बात करें, आंध्र प्रदेश केला में उत्पादन में सर्वाधिक है। बेर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है। बस इसमें आपको ऐसे ही लिखना है बेर मध्य प्रदेश, ठीक है, और बाकी जो है ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सिट्रस या जिसको हम नींबू वर्गीय फल कहते हैं, नींबू वर्गीय में सब कुछ आ जाता है जो नींबू की प्रजाति का होता है। ठीक है, तो एक तो सिंपल वाला जिसको नींबू हम कहते हैं, लाइम या लेमन, इसके उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, नारंगी जिसको मैंडरिन कहते हैं, इसमें मध्य प्रदेश टॉप पे है। स्वीट ऑरेंज या मौसमी जिसको कहते हैं हम, इसमें आंध्र प्रदेश टॉप पे है। और टोटल अगर आपसे पूछ लिया जाए सिट्रस टोटल कुल नींबू वर्गीय फल, तो उसमें आंध्र प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। शरीफा या जिसको हम कस्टर्ड एप्पल कहते हैं, बस केवल पहला आपको याद रखना है। शरीफा में मध्य प्रदेश, खजूर में गुजरात सर्वाधिक है, डेट पॉम जिसे कहते हैं हम। ड्रैगन फ्रूट जिसको कमलम भी कहते हैं, ये आंध्र प्रदेश उसमें टॉप पर है। ड्रैगन फ्रूट का अभी नया जो है भारत में जो है प्रचलन हुआ है और अब लगभग सभी राज्यों में बोया जा रहा है। बहुत ही न्यूट्रिशियस माना जाता है, कुछ और विशेषताएं इसकी खास हैं। अंगूर में महाराष्ट्र सर्वोच्च उत्पादन के लिए जाना जाता है। अमरूद में उत्तर प्रदेश आ गया टॉप पर। जैक फ्रूट या कटहल में केरला है। कीवी के उत्पादन में अरुणाचल प्रदेश है। कीवी भी जो है न्यूजीलैंड का मूलतः फल है, आप जानते हैं, और ख़ासकर अपने विटामिन सी के कंटेंट के कारण बहुत ही फेमस है। और डेंगू इत्यादि जिस तरह से वायरल बीमारियां होती हैं, कोई भी वायरल बीमारियां होती हैं, उसमें कहा जाता है विटामिन सी आपको ज़्यादा लेना है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ज़्यादा उसमें होते हैं। लीची में जो है बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब, इसके अलावा लीची जो है उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा बहुत जो है अब होती है। बिहार लीची का गढ़ माना जाता है, भारत में टॉप पर है। मखाना, तो स्पेशली बिहार के लिए मखाना बोर्ड इस बार बजट में पास कर दिया गया है कि, और मखाना बिहार मध्य प्रदेश के अलावा कहीं उगाया नहीं जाता, मतलब उसमें डेटा सीट में ही नहीं था। होगा तो इतना कम होगा कि उसका जो है मतलब वो नल माना गया होगा। मैंगो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक है आम का। खरबूजा में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है खरबूज। पपीता में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। बस पहला इसमें आपको याद रखना है। पैसन फ्रूट, अब इसकी हिंदी नहीं मिल रही थी, बड़ी ढूंढे मिली, कृष्ण कमल फ्रूट इसको कहा गया, कहीं लिखा होता था कृष्ण कमल फल, सॉरी। मणिपुर जो है इसका सबसे बड़ा उत्पादक है पैसन फ्रूट का। पीच जिसको आड़ू कहते हैं, ठंडे मौसम का जो है फल है। पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। पंजाब याद रखिएगा। पियर या नाशपाती, ये भी पंजाब में उगाया जा रहा है।
जबकि हम लोग को लगता है कि ये जो है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में हम लोग ज़्यादा देखते हैं, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है पंजाब कर रहा है कमर्शियल स्केल पे। अनानास जो है ये है पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक। उसके बाद आलू बुखारा या प्लम हिमाचल प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा उगाया जा रहा है। पोमोग्रेनेट या अनार महाराष्ट्र सबसे बड़ा उसका उत्पादक है। और सपोता जिसको हम चीकू फल भी कहते हैं, ये आंध्र प्रदेश में उगाया जा रहा है सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा उत्पादक। फिर स्ट्रॉबेरी का महाराष्ट्र सबसे बड़ा उत्पादक है। अखरोट का जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा उत्पादक है, मोस्टली वहीं पर उगाया जाता है। सिंघाड़ा में मध्य प्रदेश। उसके बाद तरबूज के उत्पादन में, जिसको हम लोग वाटरमेलन कहते हैं, उत्तर प्रदेश टॉप पर है। और कुल फल, अभी हमने पीछे कुल फल पढ़ा था, लेकिन इसको यहाँ फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कुल फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश जोरदार टक्कर दे रहा है, तीसरे नंबर पे है। अब आ जाते हैं सब्जियों पर। तो सब्जियों में बीन्स जो होती हैं, जो को फलियाँ होती हैं बीन्स वाली, गुजरात टॉप पर है। करेला में मध्य प्रदेश, लौकी में बिहार, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे। उत्तर प्रदेश की पोजीशन भी देखिएगा, करेला में तीसरे नंबर पे है, लौकी में दूसरे नंबर पे है, और बैंगन में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे है। ठीक है, इसके बाद पत्ता गोभी या जिसको कैबेज कहते हैं, इसमें पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे है। शिमला मिर्च पश्चिम बंगाल, गाजर पंजाब, अब दूसरे नंबर पे गाजर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर फूल गोभी या कॉलीफ्लावर पश्चिम बंगाल टॉप पर है। कुकुम्बर या खीरा ये जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उगाया जाता है, गर्मियों की फसल है। चिली या हरी मिर्च मध्य प्रदेश। उसके अलावा रतालू जिसको फूट याम कहते हैं, एलिफेंट फूट याम पश्चिम बंगाल। और मशरूम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है उड़ीसा। मशरूम का भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है, खासकर हाई कंटेंट जो है उसमें प्रोटीन का होता है इस वजह से, और विटामिन डी भी अच्छी मात्रा में उसमें पाया जाता है। भिंडी गुजरात टॉप पर है। प्याज तो आप जानते ही हैं नासिक का प्याज कितना फेमस है, महाराष्ट्र टॉप पर है उसमें जो है। ठीक है, परवल में पश्चिम बंगाल। हालांकि ये सब जो छोटी सब्जियां हैं ये सब पूछे जाने की बहुत संभावना नहीं है, लेकिन चूंकि हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं इसलिए हमको एक बार देखना सब कुछ चाहिए। आपके आंखों से गुजरा हुआ होगा तो एग्ज़ाम में अगर कोई अनोखा क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए परवल कभी नहीं पूछा जाएगा, आपको भी पता है, लेकिन कभी आ जाएगा तो आपको पता हो जाएगा। ठीक है, परवल में उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है। मटर उत्पादन में यहाँ पर हरी मटर की बात हो रही है, पीज़ जिसको कहते हैं हम, उत्तर प्रदेश टॉप पर है। आलू पूछा जा सकता है, आलू टमाटर ये सब पूछे जाते हैं। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। मूली पश्चिम बंगाल कभी नहीं पूछी जाएगी। कद्दू में मध्य प्रदेश। शकरकंद पूछा जा सकता है क्योंकि जो है ये जो है और भी काम आता है, खाने के अलावा चीनी वगैरह बनाई जाती है। उड़ीसा उत्तर प्रदेश इसमें सेकंड पे है। ठीक है, उड़ीसा टॉप। टैपियोका कसावा जो कहते हैं तमिलनाडु टॉप पर है। अब टमाटर की बात आ जाती है, टमाटर एक मेजर जो है सब्जी है, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक होता है। इसी तरह से कुल वेजिटेबल्स, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा सकता है। कुल वेजिटेबल्स में जैसा हमने पीछे भी बात की, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, बंगाल दूसरे नंबर पे है, पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। ठीक है, हनी या शहद इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ये कई काम आता है, मेडिसिनल वैल्यू भी है, उत्तर प्रदेश इसमें टॉप पर है। अब आ जाते हैं रोपड़ फसलों की, हमने बात की थी, तो जैसे सुपारी है, एरिकानेट कर्नाटक टॉप पे है। पान पश्चिम बंगाल टॉप पर है। काजू महाराष्ट्र टॉप पर है। ठीक है, तो बस पहला याद रख लीजिए, बहुत है। कोको, इसको कोकोआ कहते हैं, आंध्र प्रदेश टॉप पर है। कोको बीन्स। कोकोनट नारियल उत्पादन में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। एक बार इसका क्रम पूछा जा चुका है कोकोनट में, तो इसको आप तीनों याद रख लेंगे तो शायद जो है कभी काम आ जाए, आपके पूछा जा सकता है। अब सारी रोपड़ फसलों को मिला लें, पीछे हमने खैर इसको देखा था, तो कर्नाटक पहले नंबर पे है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है, केरल तीसरे नंबर पे। हालांकि कर्नाटक याद रखिए, बस इतना बहुत है कि सर्वाधिक रोपड़ फसलें जो है कर्नाटक में होती हैं। अगला अब मसालों पे आ जाते हैं। मसाले जो जितने भी मसाले आपको याद है सब हम यहाँ देखने जा रहे हैं। काली मिर्च पहला है आपके पास, कर्नाटक। ठीक है, अदरक मध्य प्रदेश,
सूखी लाल मिर्च आंध्र प्रदेश, हल्दी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके अलावा लहसुन मध्य प्रदेश, इसमें उत्तर प्रदेश थर्ड प्लेस पे है, ठीक है, कहीं छोटा सा मेंशन कर लीजिएगा। इलायची केरला में, धनिया केरला में, और उसके बाद जीरा भी केरल में। केरल वैसे भी मसालों के लिए बहुत फेमस है, आप देखेंगे वही क्रम चल रहा है, केरल सिक्किम अरुणाचल, केरल सिक्किम अरुणाचल, ठीक है। तो चाहे सौंफ हो, मेथी हो, अजवाइन हो या पोस्ता दाना जिसको खसखस भी कहते हैं, सभी में केरल ही टॉप पर है। अभी केरल की कहानी ख़त्म नहीं हुई है। तेज पत्ता, जायफल, लौंग, इमली, इसमें भी केरल टॉप पर है। तो केरल क्या, एक ये सब लिख के उसके आगे केरल एक साथ ही आप लिख सकते हैं, ठीक है। अभी भी केरल चल रहा है। वनीला केरल मेंथा, इसको मिंट या पुदीना भी कहते हैं, ठीक है। तो ये केरल में टॉप पर हो गया। केसर केवल एक ही जगह होता है भारत में, जम्मू कश्मीर में, कहीं छुटपुट और होता हो तो होता हो, ठीक है। करी पत्ता तमिलनाडु फर्स्ट है। टोटल स्पाइसेज की बात कर लें, कुल मसाले की, तो मध्य प्रदेश बहुत सालों से टॉप पे चल रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे गुजरात। तो यहाँ पर जो है आपके मसाले ख़त्म हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपके मसाले समाप्त हो जाते हैं। 1 मिनट का फिर ब्रेक लेते हैं। किताबों की बात कर लेते हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, चाहे आप ये परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आगे मेंस देने जाएंगे, तो ये दोनों किताबें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये हमारी प्रीलिम्स की किताब है, जिससे हमेशा जो है 55 से ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब 60 में 55 से ज़्यादा क्वेश्चन हर पेपर में मिले हैं। पिछले 4-5 साल में जितने 4-5 साल नहीं, जितने 4-5 पेपर हुए हैं आर ओ के, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, आप कोई भी जो है उठाकर देख लीजिए। इसके वीडियोस मेरे मौजूद हैं, उसमें मैंने बाकायदा बुक पे और एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन दिखाए हैं। तो ये आपके पास मस्ट है। और दूसरा, हमारी मेंस की किताब भी आ गई है, समीक्षा अधिकारी परीक्षा की मेंस की। और जैसी मेंस की किताब की ज़रूरत थी पिछले 4-5 साल से, जो है मतलब किताबें थी 2-3 जो है प्रकाशन की, ऐसी नहीं है कि नहीं थी, 2-3 क्या 5-6 प्रकाशन की किताबें थी, लेकिन जो पत्रलेखन और बाकी जिन चीज़ों में ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, उस तरह का मैटर कहीं पर नहीं था। तो ये जो है कमी हमने पूरी की है, और आप ये किताब जब लेके देखेंगे तो आपको ये चीज़ जो है समझ में आ जाएगी। नहीं हो तो ले लीजिए, बहुत जल्दी ही स्टॉक आउट हो जाती है। और मेंस की तैयारी के लिए ये बिल्कुल रामबाण किताब है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि सब लोग जो है एस्से को अलग एक किताब में देते हैं, हमने एस्से इसी में इंक्लूड कर दिया है। निबंध लिखने का पूरा तरीका और बहुत सारे आदर्श निबंध इसमें दिए हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये किताब अगर आपके पास नहीं है तो आप ले लीजिए। ये ऑफलाइन बुक स्टोर्स पे भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। कोई और जानकारी चाहिए तो नंबर भी आप दिया हुआ है उसके आपके सामने, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इंडिया का जो कृषिगत और बागवानी उत्पादन था वो समाप्त हो चुका है। अब हम आते हैं वर्ल्ड पे। वर्ल्ड में बहुत सारी फसलें हैं, कई सारी नहीं पूछी जाएंगी, फिर भी जो है पहला उत्पादक हम देख लेते हैं। जहाँ पर ज़्यादा संभावना है उनकी हम बात करेंगे। डेटा का सोर्स क्या है ये जान लीजिए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड स्टेट का है, ये एक पब्लिकेशन निकालता है जिसको FAO स्टैट कहते हैं, यानी FAO की स्टैटिक्स। तो इसका जो 2025 की स्टैटिक्स है FAO स्टैट की, उसमें जो है 2023-24 का फाइनल डेटा दिया हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पर चाहे कोई भी डेटा हो, चाहे मिनरल्स का हो चाहे एग्रीकल्चर का हो, 2 साल पुराना ही चलता है, क्योंकि वो कलेक्शन में बहुत लंबा समय चलता है। 200-190 से ऊपर कंट्रीज़ हैं दुनिया में, है ना। तो ये जो है इसके अनुसार हम रैंकिंग देखेंगे और जल्दी इसको जो है ख़त्म करेंगे। जो बड़ी फसलें हैं उनका आपको 3 नंबर तक याद रखना है, बाकी जिनका बहुत कम महत्व है उनका केवल पहला उत्पादक याद रखना उतना बहुत है। जैसे गेहूं अभी महत्वपूर्ण है, तो इसमें चीन, भारत, रूस, ये याद रख लीजिएगा। रूस का मतलब रूसी संघ से है, रसियन फेडरेशन से, ठीक है। मोटे अनाजों में USA, चाइना, ब्राज़ील, ये टॉप की 3 की कंट्रीज़ हैं। चावल के उत्पादन में, राइस में, चीन, भारत, बांग्लादेश, ठीक है।
कौन कौन से? चीन, भारत, बांग्लादेश। कुल अनाज के उत्पादन में, ठीक है, सीरियल्स टोटल की बात कर लें, चीन, यूएसए, भारत। तो आसान है ये, और इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव भी नहीं हुआ। जो 22-23 की रिपोर्ट थी, 23-24 की रिपोर्ट में लगभग वही कंट्रीज़ हैं, उन्हीं स्थानों पर बहुत ही माइनर से बदलाव हुए हैं। कुल तिलहन फसलों की बात कर लें, टोटल ऑयल सीड क्रॉप्स की, तो इसमें जो है ब्राज़ील टॉप पर है, यूएसए सेकंड है, चीन तीसरे नंबर पे है। 5 तक इसलिए लिख दिया है कि भारत का जो है इसमें 5वीं रैंक है। इसको आप चाहें तो अलग से कहीं मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। कपास में पूरी रैंकिंग याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन टॉप 2 पे भारत भी है, तो चाइना, इंडिया और ब्राज़ील हो गया, ठीक है। संतरा में आप जैसे संतरा जैसी फसलें हैं, तो इनमें पहला अगर आपको याद है तो तब पर्याप्त है। संतरा में ब्राज़ील हो गया, बादाम के उत्पादन में यूएसए हो गया, सेब के उत्पादन में चाइना हो गया, लेकिन यहाँ याद रखिएगा इंडिया जो है यहाँ पर 5वें नंबर पे आता है, ठीक है, इंडिया का अलग से। खुबानी जिसको एप्रिकॉट कहते हैं, इसमें तुर्की जो है टॉप पर है। तुर्की का जो है अब जो नाम लिया जाता है तुर्कीये कहा जाता है, तो कई नाम है, तुर्की, टर्की, पुराने नए नाम जो है। सुपारी के उत्पादन में भारत टॉप पर है, उसके बाद बांग्लादेश का नंबर आता है। एवोकाडो के उत्पादन में मैक्सिको पहले नंबर पे है। बस इस तरह के जो है फल हैं या सब्जियां हैं, उनमें केवल पहला आपको याद रखना है। केला के उत्पादन में भारत पहले नंबर पे है। जौ के उत्पादन में रशियन फेडरेशन या रूसी संघ पहले नंबर पे है। कैबेज या पत्ता गोभी में चाइना है, और भारत जो है सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। इसके बाद फूल गोभी, जिसमें कॉलीफ्लावर और ब्रोकली हरी वाली गोभी जो होती है वो शामिल है, इसमें चाइना टॉप पे है, इंडिया सेकंड नंबर पे है, ठीक है। हरी मिर्च के उत्पादन में चीन ज़्यादातर सब्जियों में आपको टॉप पे मिलेगा, क्योंकि सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक वही है। दालचीनी में चीन, लौंग में इंडोनेशिया, मसालों में इंडोनेशिया, मेडागास्कर इनका बड़ा वो रहता है। कोकोआ जो है इसमें कोटे डी आइवर, उसके बाद घाना और इंडोनेशिया। नारियल, जो समूचा नारियल की बात हो रही है यहाँ पर, नारियल तेल की नहीं, तो इसमें इंडोनेशिया जो है टॉप पर है। ग्रीन कॉफ़ी के उत्पादन में ब्राज़ील टॉप पर है, उसके बाद वियतनाम, इंडोनेशिया। एक बार कॉफ़ी के बारे में पूछा जा चुका है प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर्स में। और इंडिया का जो नंबर है 9th नंबर, देखिए ब्रैकेट में 9th लिखा है, उससे समझ जाइएगा। ये ना सोचिएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं है। इंडिया के ब्रैकेट में 9th लिखा है, तो ये तीसरे के बाद सीधे 9वां लिखा हुआ है, ठीक है। अदरक में जो है भारत पहले नंबर पे है। अंगूर में चीन पहले नंबर पे है, भारत का यहाँ पर 6ठी पोजीशन है, ठीक है। इसके बाद मूंगफली में चाइना पहले नंबर पे है, भारत दूसरे नंबर पे है। मुर्गी के अंडों के उत्पादन में चाइना पहले पे है, भारत दूसरे पे है। इसके बाद जूट का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में होता है, और बांग्लादेश से सटे बंगाल में भारत में सबसे ज़्यादा होता है, यानी भारत इसमें दूसरे नंबर पे है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कीवी देखिए न्यूजीलैंड का फल है, लेकिन सबसे ज़्यादा उगा कौन सा रहा है? चीन उतार रहा है, न्यूजीलैंड खुद दूसरे नंबर पे है ठीक है। नींबू में भारत जो है सबसे टॉप पर है, लाइम, लेमन जिसको कहते हैं। मसूर की दाल जो होती है ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है, भारत यहाँ पर तीसरे नंबर पे है। इसके बाद बात करते हैं अलसी या लिनसीड की। इसमें रशियन फेडरेशन या रूसी संघ पहले नंबर पे है, और इंडिया का नंबर आता है 5वां, इसीलिए यहाँ तक घसीट दिया है लिख के, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, पहला ही इसमें याद रखिए। बहुत ज़्यादा तो मक्का जो है थोड़ी सी बड़ी फसल मानी जाती है, जो वर्ल्ड की बात होती है। यूएसए ही उसका जनक ही है, यूएसए में ही उसकी ओरिजिन है। यूएसए सबसे ज़्यादा जो है उगाता है, 5वें नंबर पे भारत है, ठीक है। बाजरा जिसको हम मिलेट भी कहते हैं, इसमें भारत जो है टॉप पर है। इसके बाद मशरूम की बात होती है। मशरूम सबसे ज़्यादा जो है चाइना में उगाया जाता है, वहाँ खूब मशरूम का सूप पिया जाता है। तीसरे नंबर पे भारत है, यानी भारत में भी जो है मशरूम का कल्चर अब काफ़ी बढ़ गया है। राई मस्टर्ड सीड जो होती है नेपाल में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। हनी या शहद चीन में सबसे ज़्यादा है, भारत जो है शहद के उत्पादन में 6ठे नंबर पे आ रहा है। नेचुरल रबर जो है जो प्लांट से निकाला जाता है, प्राकृतिक रबर रॉ फॉर्म में जो होता है, वो थाईलैंड, इंडोनेशिया जो है टॉप के 2 कंट्रीज़ हो गई, भारत 6ठे नंबर पे है। ओट्स जो है जो आजकल काफ़ी फेमस है,
जई से जो बनता है, तो इसमें रसियन फेडरेशन जो है टॉप पर है। भिंडी के उत्पादन में भारत जो है टॉप पर है। प्याज के उत्पादन में भारत टॉप पर है। इसके बाद पपीता के उत्पादन में भारत टॉप पे है। आड़ू या पीच चीन टॉप पर है। नाशपाती के उत्पादन में चाइना टॉप पर है। भारत बहुत पीछे है 90 नंबर पे, कोई ज़रूरत भी नहीं है इतना पीछे देखने की। मटर के उत्पादन में चाइना पहले नंबर पे है और भारत की जो पोजीशन है वो दूसरे नंबर पे है। इसी प्रकार काली मिर्च की बात कर लेते हैं, पेपर, ब्लैक पेपर जिसे कहते हैं हम लोग, तो वियतनाम पहले नंबर पे है और 5वें नंबर पे भारत आता है। ठीक है, पूरी रैंकिंग नहीं याद रखनी है, सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पहला आपको जो है सबका याद होना चाहिए। पुदीना या पिपरमिंट जो है ये निकाला जाता है, जो उससे मोरक्को टॉप पर है। फिर अनानास में जो है इंडोनेशिया पहले नंबर पे है, भारत का 6ठा स्थान आता है। पोस्ता दाना, पॉपी सीड, जिसको अफीम का बीज भी बोलते हैं, अफीम दाना कहते हैं, तुर्की या तुर्किये, ठीक है, तुर्किये टॉप पे, भारत 5वें नंबर पे है। आलू के उत्पादन में चीन पहले नंबर पे है, भारत दूसरे नंबर पे है। ठीक है, दूध, भैंस का दूध अगर केवल बात करें तो भारत पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे चीन। कैटल्स के दूध का जो है, जितने भी कैटल्स होते हैं, मतलब कुल दूध अगर एक तरह से देखा जाए तो भारत इसमें भी पहले ही नंबर पे है। ठीक है, फिर यूएसए, फिर चीन का नंबर आता है। ज्वार के उत्पादन में यूएसए पहले नंबर पे है, भारत की जो है 6ठी पोजीशन है। सोयाबीन में ब्राज़ील पहले नंबर पे है और भारत जो है 5वें नंबर पे है। ठीक है, सोयाबीन में भारत का 5वां क्रम हो गया। इसके बाद गन्ना भारत की महत्वपूर्ण फसल है, लेकिन भारत दूसरे नंबर पे आता है। सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन जो है ब्राज़ील में होता है। ठीक है, स्वीट पोटैटो, शकरकंद जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें चाइना पहले नंबर पे है। टमाटर में चीन पहले नंबर पे है, भारत दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो कई सारी सब्जियां ऐसी हैं जो मेजर सब्जियां हैं जिसमें इंडिया सेकंड पे है और चाइना पहले पे है, सेम पैटर्न। चीन में जो है तरबूज में भारत जो है सेकंड नंबर पे है, चीन पहले नंबर। तो मित्रों, इस तरह से आज के इस सेशन में हमने भारत और विश्व का जितना भी लेटेस्ट डाटा उपलब्ध है और ऑथेंटिक सोर्सेज से जो उपलब्ध है, ठीक है, सोर्सेज इसीलिए मैंने आपको बता दिए हैं कि किन सोर्सेज के अनुसार ये सही है, क्योंकि हो सकता है किसी और सोर्स में कुछ और दिया हो, लेकिन जिस सोर्स पे सबसे ज़्यादा रिलाई किया जाता है, जैसे FAO है तो वर्ल्ड के लिए वो फेमस है। ठीक है, तो उसके अनुसार, बाकी भारत सरकार की जो है वेबसाइट के अनुसार जो है पूरा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का डेटा था। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 से 3 बार इस वीडियो को रिवाइज़ करके देख लीजिए। डेटा थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अगर आप 2-3 बार देख लेंगे ईमानदारी से इस वीडियो को, तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में सब छप जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा जो है रटने की और लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एग्ज़ाम में आपको ज़रूर याद आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इससे परीक्षा में आपको कुछ मदद मिले, कुछ क्वेश्चंस आपको मिले, तो हमारा और आपका ये प्रयास जो है सार्थक हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही CSAT, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।